Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video we are going to learn about the High Court Part 2 34.2 चैप्टर है ये 34.1 इससे पहले मैंने अपलोड किया था जिसमें हाई कोर्ट के बारे में बहुत सारी बातें मैंने बताई हैं, तो उसको जरूर देख लेना। एंड चैनल पे नया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि पीडीएफ जो क्लासेस होती हैं मेरी, उसके पीडीएफ भी मैं अपलोड करूंगा। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी की पूरी सीरीज की पीडीएफ मैंने अपलोड की है, जो कि लोग उसको नोट की तरह यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लासेस है उन्हीं का नोट्स है। तो ऐसे ही इंडियन पॉलिटी का भी नोट मैं लास्ट में जब सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं दे दूंगा, तो आप ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जानेंगे। ये ज्यूरिडिक्शन बेसिकली पावर्स हैं, पावर्स एंड ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट की। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे ज्यूरिडिक्शन हैं, वैसे ही हाई कोर्ट के पास भी बहुत सारे ज्यूरिडिक्शन है। तो इनको एक एक करके कैटेगरी में हम लोग पढ़ लेंगे। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन सबसे पहले देखते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि ये आप अपील के थ्रू नहीं, डायरेक्टली इन मैटर्स में आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि इट अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट कैन हियर डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस नॉट बाय द वे ऑफ अपील। डायरेक्टली जा सकते हो, अपील करने की जरूरत नहीं है। तो वो कौन कौन से एरिया है जहाँ पे आप डायरेक्टली जा सकते हो, या फिर हाई कोर्ट डायरेक्टली अपना ज्यूरिडिक्शन दिखा सकता है, अपनी कार्रवाई कर सकता है। वो एरिया है मैटर ऑफ एडमायरेबिलिटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो जब भी कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट होता है, कोर्ट का कंटेम्प्ट स्पेशली मेंशन किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में, जिसमें डिफाइन किया गया है कि क्या क्या होगा तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोर्ट के ऑर्डर को ना मानना। ठीक है, ये भी एक ग्राउंड बनता है कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, आप देख लेना। तो जब भी कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर आता है तो वहां पे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है हाई कोर्ट का। नेक्स्ट है डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो होते हैं, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, वहां पे कोई डिस्प्यूट होता है किसी भी एमपी के इलेक्शन से रिलेटेड, तो वहां पे हाई कोर्ट उसको सुन सकता है, उसकी कार्रवाई पे उस मैटर को लुक इनटू कर सकता है। देन अगर एमएलए जो स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको भी इलेक्शन से, उनके इलेक्शन में भी बेसिकली इलेक्शन के डिस्प्यूट से रिलेटेड सुनवाई ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में हाई कोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर और एन एक्ट ऑर्डर और डन इन रेवेन्यू कलेक्शन। तो जब भी देखिए हाई कोर्ट के पास रेवेन्यू से रिलेटेड पावर्स है, हाई कोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में या फिर कोई एक्ट बनता है रिगार्डिंग द रेवेन्यू मैटर, तो उसमें लुक इनटू कर सकता है, और ये इसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। जब भी किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है किसी के द्वारा, तो उस केस में उसको रीस्टोर कराने के लिए वो हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 के तहत जा सकता है। ये भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आता है हाई कोर्ट के। नेक्स्ट है केसेस ऑर्डर्ड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स ओन फाइल। तो जब भी चाहे हाई कोर्ट अंडर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कोई भी केस को, इसके नीचे कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास कोई केस हो, उसको वो अपने पास ट्रांसफर करा सकता है। ये भी इसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। एडिशनली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि 4 कोर्ट्स ऐसी हैं, जैसे कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली हाई कोर्ट। इन कोर्ट के पास ओरिजिनली सिविल ज्यूरिडिक्शन में जो कि हायर वैल्यू के कुछ केसेस होते हैं, उस केसेस को डायरेक्टली ये हियर कर सकती है। ये भी इनका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, बाकी कोर्ट्स नहीं कर सकते इन 4 के। नेक्स्ट एक अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक नोट है कि बिफोर 1973 कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट जो थी, जो कि प्रोविंशियल कोर्ट्स थी, ये इनके पास ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन में भी पावर था कि ये क्रिमिनल मैटर्स को भी लुक इनटू कर सकती थी, जिसको बाद में एबोलिश कर दिया गया। 1973 में ही एबोलिश कर दिया गया इसको। अब जानते हैं रिट ज्यूरिडिक्शन क्या है। तो रिट ज्यूरिडिक्शन से मेरा मतलब ये है कि जब भी
फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है या फिर किसी लीगल राइट का वायलेशन होता है, तो वो व्यक्ति हाई कोर्ट के पास जा सकता है और हाई कोर्ट उसको रीस्टोर कराने के लिए इस फंडामेंटल राइट के वायलेशन या फिर लीगल राइट के वायलेशन को रीस्टोर कराने के लिए रिट्स जारी कर सकता है, रिट्स जारी कर सकता है। तो रिट्स 4 तरीके के होते हैं, हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियरी प्रोहिबिशन एंड सो वारंटो। ये इनको मैं सेपरेटली सुप्रीम कोर्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो उसको जरूर, तो इन रिट्स के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। फंडामेंटल राइट्स या फिर लीगल राइट्स के रिस्टोरेशन के लिए किया जाता है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि जब भी कोई ऐसा रिट जारी होता है तो वो जो उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो इट कैन बी विद इन द टेरिटरी ऑफ हाई कोर्ट और आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। किस केस में, अगर मान लीजिए कोई कॉज है, कोई केस है, उसका कॉज पर्टिकुलर किसी हाई कोर्ट के एरिया में है और वो व्यक्ति कहीं मूव कर गया दूसरे एरिया में, तब भी कॉज चुकी है इसी पर्टिकुलर, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि पटना हाई कोर्ट ने कोई रिट जारी करना है और कोई केस हुआ है जहाँ पे केस बेसिकली बिहार में हुआ है, तो बिहार में होने की वजह से पटना हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है, लेकिन वो व्यक्ति या फिर वो अथॉरिटी मूव कर गई किसी अदर स्टेट में, मान लीजिए यूपी में चली गई, तो क्या उसके लिए रिट जुरिडिक्शन जारी किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। अगर कॉज पर्टिकुलर जुरिडिक्शन में है तो डेफिनेटली मूव करने के बाद भी रिट जारी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चंद्र कुमार केस 1997 में हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी। इस रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो रिट जुरिडिक्शन है, अगर बात करें दोनों की, हाई कोर्ट की एंड सुप्रीम कोर्ट की, उसको बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट है और इसको अमेंडमेंट के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, रिमूव नहीं किया जा सकता है। जो रिट जुरिडिक्शन है बोथ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इसको पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके रिमूव नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इसका देखते हैं अपीलेट जुरिडिक्शन क्या है। प्राइमरली अगर बात करें तो हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ अपील है, यहाँ पे हर मैटर के लिए आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, अपील के द्वारा ही जा सकते हैं। इन बोथ द केसेस ऑफ सिविल मैटर्स एंड क्रिमिनल मैटर आपको अपील के थ्रू जाना होता है, एक्सेप्ट ये वाला ओरिजिनल जुरिडिक्शन छोड़ दे तो जैसे सिविल मैटर्स में कहाँ किस मैटर पे आप जा सकते हो सिविल मैटर में हाई कोर्ट के पास, तो वो ग्राउंड्स में आपको बता देता हूँ। अगर कोई केस है जो कि जिसपे कोई ऑर्डर, कोई वर्डिक्ट आया है सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा एंड उसमें आपको लगता है कि आपको अपील करना चाहिए, तो फर्स्ट अपील आप कर सकते हो जाके हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील कर सकते हो ऑन बोथ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। तो लॉ एंड फैक्ट दोनों पे आप जाके हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो इफ द अमाउंट एक्सीड्स द स्टिपुलेटेड लिमिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड अपील भी आप कर सकते हो, सेकेंड अपील इन द केसेस इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली, यहाँ पे फैक्ट हट जाता है। एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट हैव प्रोविजन फॉर इंट्रा कोर्ट अपील। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई मान लीजिए कि डिसीजन आता है जिसमें एक ही जज ने डिसीजन दे दिया, मान लीजिए कलकत्ता के कोर्ट में कोई एक मैटर आया, कोई केस आया, उस पर एक ही जज ने डिसीजन दे दिया, तो इसमें ये प्रोविजन है इन कोर्ट्स में, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास कोर्ट में, कि एक जज के डिसीजन को ये फर्दर अपील किया जा सकता है इसी कोर्ट में, इंट्रा, मतलब कलकत्ता में के ही कोर्ट में बेंच को, जजेस के बेंच को अपील किया जा सकता है, किसी एक जज के वर्डिक्ट को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर ही, ठीक है, एक ही कोर्ट में, मतलब इंट्रा अपील कहते हैं इसको, इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपील्स फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्रिब्यूनल्स लाई टू द डिवीजन बेंच ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। तो जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कोर्ट या फिर डिवीजन ऑफ ट्रिब्यूनल कोर्ट्स का या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का कोई डिसीजन आता है तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, उसके लिए भी हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन उसको सुनने के लिए
एक बंदा नहीं सुन सकता, एक जज नहीं सुन सकता, उसको सुनने के लिए बेंच ऑफ डिवीजन बेंच तैयार करना पड़ेगा, जिसमें दो या दो से ज्यादा जजेज होंगे। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि ट्रिब्यूनल्स का जो डिसीजन है दैट द ट्रिब्यूनल्स आर सब्जेक्ट टू द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब ट्रिब्यूनल्स को भी रिट जुरिडिक्शन में रखा गया है हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है ट्रिब्यूनल्स को भी। नेक्स्ट, अब क्रिमिनल मैटर की बात करते हैं। तो क्रिमिनल मैटर में भी अपील किया जा सकता है। अगर किसी जजमेंट आया है किसी सेशन कोर्ट के द्वारा या फिर एडिशनल सेशन कोर्ट के द्वारा, तो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर क्रिमिनल केसेस में सजा 7 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर सजा 7 साल से कम है तो उसको अपील नहीं की जा सकती हाई कोर्ट में। या फिर अगर बात करें डेथ सेंटेंस की, जिसको कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, अगर किसी सेशन कोर्ट ने दिया है किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस या फिर उसको कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट, तो उस केस में हाई कोर्ट के पास उसकी कंफर्मिटी होनी जरूरी है। मतलब वो मैटर हाई कोर्ट के पास जाना ही जाना है, चाहे बंदा अपील करे या ना करे, हाई कोर्ट उसको जरूर देखेगा और उसमें कंफर्म करेगा उसको, तभी किसी बंदे को डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है। नेक्स्ट, इन सम केसेस specified in the various provisions of the Criminal Procedure Code 1973, the appeals from the judgments of the Assistant Session Judge, Metropolitan Magistrate or the Magistrate of Judicial lie to the High Court। तो ऐसा नहीं है कि इन्हीं सब एरिया में आप अपील कर सकते हो। अगर कोई कुछ ऐसे केसेस है जो कि जिनका प्रोविजन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है और वहां पे डिसीजन दिया गया है असिस्टेंट सेशन जज या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ जुडिशियल, तो उसको भी अपील किया जा सकता है हाई कोर्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब क्रिमिनल मैटर में ऐसा होता है। अब हम जानते हैं सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन। तो देखिए, सुपरवाइजरी जो पावर है, जो जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट का, वो सारे कोर्ट्स पे है जो इसके नीचे है। All courts and tribunals functioning in its territorial jurisdiction except military courts और tribunals। तो कुछ जो सारे जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में जहाँ पे कोर्ट मार्शल होता है और ट्रिब्यूनल्स, उनको छोड़ दिया जाए। तो जितने भी कोर्ट एक हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में आते हैं, कई सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो सकते हैं, उनके ऊपर सुपरवाइजरी पावर है हाई कोर्ट का। नेक्स्ट, एंड ये जो पावर है सुपरवाइजरी पावर, ये बहुत ही ब्रॉड है, ये छोटा नहीं है, बहुत ही ब्रॉड है। क्यों? क्योंकि इट एक्सटेंड्स टू ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स वेदर दे आर सब्जेक्ट टू द एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट और नॉट। ठीक है, एंड सेकेंड रीजन है इसके स्ट्रॉन्ग होने का, बिकॉज इट कवर्स नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंट्स बट ऑल्सो जुडिशियल सुपरिटेंडेंट, दोनों कवर करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब कि एडमिन के मैटर में, और जुडिशियल सुपरिटेंडेंट मतलब कि कोई कोर्ट उसका जुडिशियल प्रोसीडिंग कैसा है, क्या वो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ काम कर रही है, तो उसको भी वो मॉनिटर कर सकता है। नेक्स्ट जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है इस प्रोविजन को, वो पॉइंट है इट इज ए रिविजनल जुरिडिक्शन, मतलब इसको ये रिवाइज भी कर सकता है। इस जुरिडिक्शन को, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट इसको अपने ही सुपरविजन वाले जुरिडिक्शन को बढ़ा भी सकता है, रिवाइज कर सकता है, ठीक है, कम भी कर सकता है। इट कैन बी सो मोटो, और जिसको ऑन इट्स ओन कहते हैं, एंड नॉट नेसेसरली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए पार्टी। तो ये जो सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है वो अपनी मर्जी से हाई कोर्ट इसको बेसिकली करता है। इसके लिए कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, कोई पार्टी बोले कि ये कोर्ट काम नहीं कर रहा था आप उसको सुपरवाइज कीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है। खुद ही हाई कोर्ट अपना कर सकता है किसी भी कोर्ट को, इसके जो अधीन है, जो इसके नीचे है और इसके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में आते हैं, उनको सुपरवाइज कर सकता है। अब जानते हैं कि कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कैसे करता है हाई कोर्ट। तो देखिए, अगर बात करें इन एडिशन टू द एपेलेट जुरिडिक्शन एंड सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनको छोड़ के भी कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनके द्वारा कंट्रोलिंग होती है, कंट्रोल किया जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। वो क्या क्या प्रोविजन है वो देख लीजिए। जैसे कि एक प्रोविजन है कि जब भी
अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग या फिर प्रमोशन होता है किसी डिस्ट्रिक्ट जज का, तो उसको बेसिकली गवर्नर करते हैं अपॉइंटमेंट या फिर उनकी पोस्टिंग या फिर प्रमोशन करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज की, ये पावर गवर्नर के पास। लेकिन ये सोलली नहीं करते हैं, इनको क्या है हाई कोर्ट से कंसल्टेशन लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट का बनता है इस प्रोविजन के द्वारा। एंड इनफैक्ट जब अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर of a person to judicial service of the state other than district judge, तब भी इनको कंसल्टेशन लेना पड़ता है हाई कोर्ट का। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कि कंट्रोलिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट स्ट्रॉन्ग बनाता है हाई कोर्ट का, वो है मैटर्स ऑफ पोस्टिंग, प्रमोशन, ग्रांट ऑफ लीव, ट्रांसफर एंड डिसिप्लिन ऑफ द मेंबर्स ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये भी मैटर में हाई कोर्ट के पास एक्सट्रीम पावर है। नेक्स्ट है इट कैन विड्रॉ ए केस, देखिए इट कैन विड्रॉ ए केस पेंडिंग इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट इफ इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो ये भी कंट्रोल एक कैसा करता है, कैसे हाई कोर्ट रखता है कोर्ट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर बताता है। ये जब चाहे जिस भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से कोई भी केस को अपने पास ला सकता है, ये भी एक पावर है। Its law is binding on all subordinate courts functioning within its territorial jurisdiction। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी लॉ है वो बाइंडिंग रहता है सारे हाई कोर्ट के ऊपर, वैसे ही जो भी हाई कोर्ट्स हैं इनके जो लॉ होते हैं इनके अंडर, इनके टेरिटरी में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं इनके ऊपर बाइंडिंग होता है। तो कंट्रोलिंग इससे भी ये स्ट्रॉन्ग रखता है। एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ये इसके तहत इसके पास दो पावर्स हैं, वो दो पावर्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। जितने भी जजमेंट होते हैं, प्रोसीडिंग्स होती है या फिर एक्ट्स होते हैं हाई कोर्ट के, वो सब रिकॉर्डेड होते हैं। जो भी जजमेंट होता है वो सबको रिकॉर्ड किया जाता है, उसके फाइल प्रिजर्व किया जाता है फॉर परपेचुअल मेमोरी, ताकि फर्दर कभी भी जरूरत पड़े तो उनको एविडेंशियरी वैल्यू उसको दी जा सके। मतलब इस जो भी जजमेंट होगा उसको एज ए प्रूफ की तरह, एज ए गवाह, एज ए एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है। तो इसका एक एविडेंशियरी वैल्यू है। नेक्स्ट, एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ए हाई कोर्ट ऑल्सो हैज पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर और डिसीजन इवन दो नो स्पेसिफिक पावर ऑफ रिव्यू इज कन्फर्ड ऑन इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए इसका मतलब ये है कि जो भी जजमेंट होता है हाई कोर्ट देता है, वो जरूरी नहीं है कि वही जजमेंट हमेशा रहेगा। कई बार अपने ही जजमेंट को करेक्ट किया है हाई कोर्ट ने, एंड इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार किया है। तो ये सेल्फ करेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये सब। ठीक है, अपने ही डिसीजन को ये लोग करेक्ट करते रहते हैं। अगर ऐसा लगता है तो कि मिस्टेक पहले हुआ है, इसमें वो इनको शर्म कुछ भी नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो हाई कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, इसमें हाई कोर्ट एग्जामिन करता है जितने भी एक्ट या फिर ऑर्डर्स होते हैं, एक्सिक्यूटिव ऑर्डर्स वगैरह, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, उसको ये देखता है। ठीक है, इट एग्जामिन्स द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स एंड एक्सिक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एंड अगर इसको जब ये एग्जामिन करता है और ये पाता है कि ये वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, जिसका मतलब हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायर्स इलीगल। ठीक है, तो इसको ये अल्ट्रा वायर्स कहते हैं, इसको ये इलीगल घोषित कर देता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड करार दे देता है, और इस वजह से वो जो एक्ट है या फिर एक्सिक्यूटिव ऑर्डर है वो आता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर 3 ग्राउंड्स अपॉन विच जुडिशियल रिव्यू के लिए जाया जा सकता है। वो ग्राउंड है, पहला, जब किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में रखा गया है वायलेट होता है, तो वो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है उस मैटर के ऊपर। इट इज आउटसाइड द कंपिटेंस ऑफ द अथॉरिटी विच हैज फ्रेम्ड इट। अगर ऐसा होता है कि कोई लॉ बना और कोई या फिर कोई एक्सिक्यूटिव ऑर्डर है जो कि वो जो अथॉरिटी जो बनाई है वो खुद ही कंपिटेंट नहीं है, मतलब वो खुद उस लॉ को या फिर उस एक्सिक्यूटिव ऑर्डर को बनाने का पावर नहीं है उनके पास, तब भी इसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर रिव्यू कर सकती है हाई कोर्ट। एंड तीसरा पॉइंट यहाँ पे, इट इज रिपग्नेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट हो, उसको वायलेट कर रही हो, तब भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है हाई कोर्ट के द्वारा।
अब देखिए 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, जिसने जुडिशियल रिव्यू जो पावर है हाई कोर्ट का उसको कर्टेल किया था, उसको कम किया था, जिसमें बेसिकली हाई कोर्ट को डिपेयर कर दिया गया था फ्रॉम कंसिडरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ। बोला गया कि आप स्टेट के लॉ को ही देखेंगे, सेंट्रल लॉ को आप नहीं जुडिशियल रिव्यू कर सकते। लेकिन इसको रीस्टोर कर दिया गया था फिर से दोबारा 43rd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1977 में हुआ था। इस ओरिजिनल पोजीशन पे ही इसको रीस्टोर कर दिया गया था। मतलब कि हाई कोर्ट के पास अभी भी पावर है कि वो सेंट्रल लॉ एज वेल एज स्टेट लॉ, दोनों के लॉ को जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक मारना, शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको इमीडिएटली वीडियोस मेरी देखने को मिलती रहे। थैंक यू, बाय।